अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियरली? जी जी मैम आ रही है। अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले मुझे स्टूडेंट्स आए थे मिलने के लिए। सबा बेटा, आप आए थे मेरे से मिलने के लिए कि आपका क्लैश आ रहा है इस टाइम पे किसी और सब्जेक्ट के साथ, आई गेस। मुझे बताएं कि इस टाइम पे बायोमैकेनिक्स का जो ये क्लास होती है फिफ्थ स्लॉट में, क्या इसकी क्लैश है आपके किसी और सब्जेक्ट के साथ? अगर किसी के साथ है तो मुझे बताएं। यस मैम, क्लैश आ रहा है। किस सब्जेक्ट के साथ है हंसला? मैम प्रोफेशनल के साथ। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपका क्लैश है और किसी का क्लैश नहीं है? मैम अभी तक तो मेरा ही है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों से मुझे एक और बात पूछनी है। बेटा मुझे ये बताएं कि फर्स्ट स्लॉट में किस किस का लेक्चर होता है ट्यूसडे को? मैम मेरा होता है। मैम मेरा होता ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्लॉट का बताएं, सेकंड स्लॉट में किस किस का होता है लेक्चर? मैम फर्स्ट स्लॉट कौन से वाला है? ट्यूसडे को फर्स्ट स्लॉट बेटा 8 बजे होती है। नहीं मैम, अब उसमें नहीं फर्स्ट होता, स्लॉट सेकंड में होता है 9 बजे से। सेकंड में किस सब्जेक्ट का होता है? मैम सेकंड में होता है मेरा हेल्थ एंड वेल्थ का। अच्छा ठीक है। तो अब आप लोगों ने मुझे कोई स्लॉट बेटा बताएंगे तो मैं लेक्चर लूंगी ना। अगर इसमें फिफ्थ स्लॉट में भी आप लोगों के क्लासेस आ रहे हैं और बाकी सारे स्लॉट्स में भी आ रहे हैं, तो कोई एक स्लॉट हमें ऐसा निकालना है जिसके अंदर आपके क्लासेस ना हो, तो ही लेक्चर हो सकेगा ना। आप लोग मुझे बता दें आपका आज के दिन में कौन सा स्लॉट फ्री होता है? मैम बेसिकली आफ्टर मोस्टली स्टूडेंट्स के आई गेस 2 o'clock के बाद फ्री ही होंगे, या 3 o'clock के बाद, 3:15 के यस बाद। मैम, लास्ट स्लॉट वाले में कल भाई सारा फ्री होगा। मॉर्निंग के स्लॉट्स फ्री नहीं है आपके, शाम के स्लॉट्स फ्री हैं? जी जी मैम। मैम। अच्छा ऐसे है कि अब आप, क्योंकि सारे एक तो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी नहीं किया हुआ और सारे बोल भी नहीं रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगी लेक्चर के बाद। आप लोग, मैं उनसे उसमें आपसे पूछूंगी कि आपका कौन सा स्लॉट फ्री है, तो आप मुझे उसमें बता दीजिएगा। फिर मैं खुद ही निकाल लूंगी उसमें से कॉमन स्लॉट जो सबका फ्री होगा। मैं उस टाइम पे आप लोगों का लेक्चर रख लूंगी। ठीक है। आपने मुझे वो सारे ओके। स्लॉट्स बताने हैं, 1 to 6 स्लॉट, टोटल 7 स्लॉट्स होते हैं। 1 to 7 स्लॉट्स में अगर लेट से किसी स्टूडेंट के सारे स्लॉट्स फ्री हैं तो उसमें सारे लिखेगा। और अगर कोई किसी के सिर्फ सेकंड स्लॉट फ्री है तो वो उसमें सेकंड स्लॉट लिखेगा, किसी का सिर्फ 6 स्लॉट फ्री है तो वो उसमें लिखेगा। और अगर किसी का 6 और 7 फ्री है तो वो 6 और 7 दोनों लिखेगा, ताकि मुझे पता हो मैंने लेक्चर्स किस तरह लेने हैं। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अब लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे उसके लिए पहले ये बताएं कि आपके ख्याल में व्हाट इज बायोमैकेनिक्स? बायोमैकेनिक्स क्या है? मैम बायो मीन्स लाइफ एंड मैकेनिक्स इज हम्म। रिलेटेड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। हाँ बिल्कुल। बेसिकली बायोमैकेनिक्स को इसी तरह दो पोर्शंस में हम डिवाइड कर लेते हैं, बायो और मैकेनिक्स। बायो क्या है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ उसके अंदर। और यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? बेसिकली आपके स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और मैकेनिक्स क्या है? उस सिस्टम की, उन बोन्स की या मसल्स की मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है उसके पीछे, वो बायोमैकेनिक्स के अंदर फॉल करती है। तो उसमें हम देखेंगे क्या कि मैकेनिक्स में हम देखते हैं स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, के कौन सी फोर्सेस हैं जो कि अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं। आप लेट से अगर आपकी एक बोन की बात कर लेते हैं, फीमर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीमर कहाँ होती है पहले ये बताएं मुझे, फीमर कहाँ होती है? मैम थाई बोन। मैम हाँ हाँ, थाई बोन होती है। भाई बिल्कुल। कौन? बिल्कुल थाई बोन होती है। तो अगर फीमर के अंदर यस फोर्सेस मैम। उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, हम मैकेनिक्स में ये देखेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आपकी एक सर्टेन बोन या एक सर्टेन जॉइंट या एक सर्टेन मसल उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। और क्या वो मसल्स खुद भी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सी टाइप के फोर्सेस हैं, और उन फोर्सेस की वजह से
मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ता है या जो आपकी लाइफ है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, दिस इज ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं, दो मेन ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं। एक तो कहते हैं स्टैटिक बायोमैकेनिक्स और दूसरे को कहते हैं डायनामिक बायोमैकेनिक्स। अपने वर्ड से पता है, स्टैटिक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो कि स्टेशनरी हो। स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज नॉट मूविंग। स्टडी ऑफ सिस्टम इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है, जीरो मोशन, मतलब कि उनका कोई मूवमेंट। लेट्स से अगर आप अपनी चेयर पे बैठे हैं, इस वक्त आप लेक्चर ले रहे हैं, आप मूव तो नहीं कर रहे ना। जब आप बैठे होते हैं तब आप मूव कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन आपके स्पाइन को इरेक्ट रखने के लिए, अब मैंने बैठी हूँ, मेरे हाथ की भी एक पोजीशन है, मेरे पाँव की भी एक पोजीशन है, इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही है। सबसे बड़ी फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो कि मुझे कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ खींच रही है। उसके अलावा उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए मेरे मसल्स फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे बॉडी का पोस्चर एक मेंटेन हुआ हुआ है, लेकिन जो मेरे ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इस वक्त, मैं तो मूव नहीं कर रही। तो ये स्टैटिक बायोमैकेनिक्स है। इसी तरह अगर हम सारा स्टडी और सिस्टम देखें कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं, कैसे लग रही हैं, क्या मोशन प्रोड्यूस कर रही हैं, कौन सा मसल है जो काम कर रहा है, उस मसल की एनाटमी क्या है, उस मसल की वजह से किसी और बोन के ऊपर क्या फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, वाइल आई एम मूविंग। मतलब कि मैं ट्रैवल करके एक जगह से, ट्रैवल से मुराद है फॉर एग्जाम्पल मैं वॉक करके दूसरे क्लासरूम तक जाती हूँ। अब उस वॉक के दौरान मेरे कौन कौन से, मेरे सिस्टम के अंदर मैकेनिकल क्या क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने वो मूवमेंट करवाई इस टाइम पे, जो अगर हम उन फैक्टर्स को स्टडी करें तो वो कहलाई जाएगी डायनामिक बायोमैकेनिक्स। ठीक है, study of biomechanics while you are in the constant motion, yeah, in other words we say while you are not moving is known as static biomechanics. Similarly, study of biomechanics while you are continuously moving या moving for a certain part, तो फिर उसको कहा जाएगा डायनामिक बायोमैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे दो, आज का जो लेक्चर है आप लोगों का, दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज, के हम आगे जो बायोमैकेनिक्स के अंदर ज्यादा यूज करेंगे, तो वो उसको देखने के लिए जो सबसे पहली एक टर्म है, दिस इज काइनेमैटिक्स, और दूसरी है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द अपीयरेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन। कोई ह्यूमन बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बायोमैकेनिक्स से तो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होगा। अगर सिर्फ मैकेनिक्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकते हैं इसमें। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट को कंसिडर कर रहे हैं ना, अगर मैं कहूँ कि शोल्डर पे फ्लेक्शन हो रही है, ये मेरे शोल्डर पे फ्लेक्शन एक मूवमेंट है। मैं कहूँ मेरी नी पे एक्सटेंशन हो रही है, ये एक मूवमेंट है। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मेरी बॉडी का एक पोस्चर है, मैं मूव कर रही हूँ। अगर सिर्फ मूवमेंट को आप स्टडी करें, स्टडी करने का क्या मतलब है, आप ये देखें कि जी कौन से मसल्स हैं जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी बोन के ऊपर पुल आता है, कौन सी फोर्स लग रही है, लेकिन हम सिर्फ मूवमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज काइनेमैटिक्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस करें कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मूवमेंट कौन सी फोर्सेस हैं जो उस मूवमेंट को प्रोड्यूस कर रही हैं, और कौन सी फोर्सेस हैं जो उस मूवमेंट को या उस बॉडी पार्ट को काउंटर एक्ट कर रही हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस इज नोन एज काइनेटिक्स, while the study of motion is known as kinematics. दोनों में डिफरेंस याद कैसे रखना है आपने, अगर आपके लिए ये न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले नहीं पढ़ी हुई, दोनों में डिफरेंस क्या है? जिस वर्ड के अंदर एम आ रहा है ना, वो मोशन डिस्कस कर रहा है। दोनों में से किस में एम आ रहा है? काइनेमैटिक्स में। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स में एम आ रहा है, इसका मतलब वो मूवमेंट को स्टडी कर रहा है। काइनेटिक्स में एम नहीं आ रहा, तो दूसरा कौन सा है? वो फोर्सेस को स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब आगे हम when we what we visually observe of a body in the motion is called kinematics. Kinematics is the study of the size, कितना मूवमेंट कितनी ज्यादा थी, सीक्वेंस क्या था उस मूवमेंट का, मतलब कि पहले कौन सी मूवमेंट हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई, टाइमिंग क्या थी उस मूवमेंट की, क्या ये फास्ट मूवमेंट थी या ये स्लो मूवमेंट थी, विदाउट रिगार्ड फॉर द फोर्सेस, बगैर डिस्कस ये कि कौन सी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, इसको कहा जाता है काइनेमैटिक्स। एक एक्सरसाइज की काइनेमैटिक्स या एक स्पोर्ट्स स्किल की, स्पोर्ट्स स्किल का मतलब है जो एथलीट्स होते हैं उन्होंने एक सर्टेन, फॉर एग्जांपल जेवलिन थ्रोइंग करता है कोई, जेवलिन क्या होता है? नेजाबाजी होती है। ठीक है, उसने जेवलिन थ्रो किया है, अब उसका स्किल है कि वो कितने अच्छे से वो थ्रो करता है, उसके दौरान उसकी मूवमेंट क्या क्या थी, उसको कहा जाएगा, वो उसकी फॉर्म या उसकी टेक्निक थी। ठीक है, वो काइनेमैटिक्स जो होती है किसी भी स्पोर्ट्स की, उसको उसका फॉर्म या टेक्निक कहा जाता है।
जबकि अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ये स्टडी ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। अब फोर्सेस दो टाइप की होती हैं, फोर्सेस इंटरनल भी हो सकती हैं और फोर्सेस एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस कौन सी होंगी? यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी फोर्स लिखी हुई है? मसल फोर्स। मस्कुलर फोर्स। यस, मसल फोर्सेस, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है, और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी लिखी हुई है यहाँ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि लग रही है, और उसके अलावा आपकी जो फॉर एग्जांपल अब जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, लेट्स से मैं जैसे यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम दिखाई हुई है कि बेसबॉल है, उसमें बेसबॉल में वो क्या कर रहा है, बैट से बॉल को हिट कर रहा है। उसके मसल्स ने जो फोर्स प्रोड्यूस की वो इंटरनल फोर्स है, उसके बाजू के ऊपर, उसके बैट के ऊपर या उसकी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। एज वेल एज जो वो हिट कर रहा है वो फोर्स बड़ी जोर से बैट को हिट कर रहा है, वो बैट की जो फोर्स होगी वो ट्रांसमिट होके कहाँ चली जाएगी, बॉल में जिसके साथ उसका कांटेक्ट हुआ है। ये जो फोर्सेस हैं ये भी एक्सटर्नल फोर्सेस में काउंट होते हैं, मतलब कि जो फोर्स आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है दैट इज इंटरनल, और उसके अलावा जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। अब फोर्स इंटरनल हो या फोर्स एक्सटर्नल हो, उसकी जो स्टडी है उसको क्या कहा जाता है? काइनेटिक्स। अब मुझे एक बात बताएं, अभी तक हमने काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स का डिफरेंस पढ़ा है, क्या आप लोगों को ये क्लियर है, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स? यस चले, यस मैम। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास काइनेजोलॉजी। काइनेजोलॉजी पढ़ लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। बेसिकली काइनेजोलॉजी भी एक आप लोगों का एक अलग सब्जेक्ट है। आप ऐसे कह लें कि काइनेजोलॉजी एक मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ मूवमेंट को स्टडी किया जाता है कि कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। उसमें काइनेटिक्स भी हो सकती हैं और उसमें काइनेमैटिक्स भी हो सकती हैं, है वो मूवमेंट की स्टडी, लेकिन दैट कैन बी इंक्लूसिव ऑफ द काइनेटिक्स एज वेल एज द काइनेमैटिक्स, ठीक है। लेकिन आप काइनेटिक और काइनेमैटिक्स को सिर्फ बायोमैकेनिक्स में रहने दें। यहाँ पे बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द फोर्सेस, उसके अंदर मूवमेंट को हम डेफिनेटली डिस्कस करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होता है बायोमैकेनिक्स का वो फोर्सेस के ऊपर है कि कौन सी फोर्सेस हैं। बेसिकली फिजिक्स है, आप ऐसे कह लें फिजियोथेरेपी की जो फिजिक्स है वो बायोमैकेनिक्स है, और फिजियोथेरेपी की जो सिर्फ मूवमेंट स्टडी है वो काइनेजोलॉजी है। लेकिन यहाँ पे हमने काइनेजोलॉजी नहीं पढ़नी है, हमने बायोमैकेनिक्स पढ़नी है, और हम इसके अंदर फोर्सेस को ज्यादा बेहतर डिस्कस करेंगे और फोर्सेस के अलावा मूवमेंट्स की कंसिडरेशन भी देखेंगे। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स इज द एक्शन ऑफ द फोर्सेस। अब आगे हम जाएंगे, हमारे अभी तो टर्मिनोलॉजीज आज के लेक्चर में है, उसके बाद हम जनरल बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे कुछ, जिसके अंदर मसल एक्शन, फोर्सेस वगैरह सारा कुछ पढ़ेंगे, और फिर एंड पे हमारे पास स्पेशल बायोमैकेनिक्स काइंड ऑफ आती है। उसके अंदर हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि शोल्डर जॉइंट कैसा है, हिप जॉइंट कैसा है, नी जॉइंट कैसा है। उसमें हम पहले उसकी एनाटॉमी देखते हैं कि वो बना कैसे हुआ है, फिर हम देखते हैं उसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रही, कौन से फोर्सेस हैं जो कि एक नी जॉइंट के ऊपर स्टेशनरी पोजीशन में लगती हैं, कौन सी फोर्सेस हैं जो नी जॉइंट पे ड्यूरिंग मूवमेंट लगती हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे नी जॉइंट पे मूवमेंट कौन सी एनाटॉमिकल जो मूवमेंट्स हैं वो अलाउड है। एक बार फिर एंड पे उसके इंजरीज वगैरह देखेंगे। तो ये बायोमैकेनिक्स इज ऑल अबाउट द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड द मूवमेंट दैट दोज फोर्सेस प्रोड्यूस, और द काउंटर एक्ट इज नोन एज बायोमैकेनिक्स। काइनेजोलॉजी का जो इंटर रिलेटेड और हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ वो इंटरेक्ट करती है, उसमें एक तो बायोमैकेनिक्स हो गई, ठीक है, जो मैंने पहले भी बताई। उसके अलावा अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ें तो वो भी इसके साथ मिलती जुलती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी पढ़ ली आप लोगों ने? अभी पढ़नी है मैम। अभी पढ़नी है, ठीक है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी बेसिकली जैसे फिजियो 1 2 3 है और एनाटॉमी होती है ना, एनाटॉमी 1 2 3 4 है, तो आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी फिजियो 4 है। इसमें आप फिजियोलॉजी ही पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान जो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको पढ़ा जाता है। मोटर बिहेवियर है वो भी काइनी से रिलेटेड होता है। एथलेटिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, पेडागोगी, स्पोर्ट्स फिलोसफी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, व्हाटएवर, मतलब कि आपके एथलेटिक ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो मूवमेंट होती है उसमें, तो वो काइनेजोलॉजी से इंटर रिलेटेड ब्रांचेस हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बात की जाए कि स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है
जो कि स्पोर्ट्स के क्लिनिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को डील करती है। मतलब कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं आते जो उसके मूवमेंट को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, वो उसके अंदर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी आते हैं। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह लें ब्रांच है जिसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जो कि इंटरैक्ट करते हैं। उसमें आपकी न्यूट्रिशन का डिपार्ट आ जाता है, उसमें आपके फिजिकल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, उसके अंदर आपके एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट आ जाते हैं जो कि उनको ट्रेन करके उनका प्लान बना के देते हैं। और उसके अलावा वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट की ही आगे एक एडवांस ये है जो कि जिम ट्रेनिंग्स वगैरह में जाते हैं, वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की तरफ ज्यादा जाते हैं। और इसके अंदर आपके फिजिशियंस भी होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस का डायग्नोसिस करने के लिए आपके पास होते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी बहुत सारी चीजों के साथ ताल्लुक है। बेसिकली वही काइनी की सारी चीजें स्पोर्ट्स मेडिसिन को ऊपर करते हैं, काइनी नीचे करते हैं, सारी चीजें ऊपर नीचे हैं। ये सारी वो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इनका कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के साथ ताल्लुक आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों पढ़ें बायोमैकेनिक्स? इतना मुश्किल सब्जेक्ट है। एंड माइंड यू, बायोमैकेनिक्स इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अभी तक अगर आप रिपीटर नहीं है, अगर आप रिपीट कर रहे हैं या सीनियर सब्जेक्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने, वैसे परेशानी वाली बात उनके लिए भी है, लेकिन अगर आपने न्यू पढ़ा है और ये कोर्स पहले नहीं पढ़ा हुआ तो ये कोर्स कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं और क्वेश्चनिंग भी उसी से रिलेटेड होती है। एवरीथिंग इज अबाउट व्हाई, व्हेन एंड वेयर। क्या, क्यों, कैसे, हर चीज इससे रिलेटेड है। तो कॉन्सेप्ट है, इसमें रटा कुछ नहीं है किसी चीज का। और रटा मैं वैसे भी नहीं सुनती, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपने हर चीज के क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। बिल्कुल फाइनल पे अगर अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पेपर ऐसा बनाऊं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पास हो जाएं। और वैसे भी हमारी स्पेशल ऑफरिंग है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं और उसको आप पढ़ रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों का ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं आपको आई बी अनएबल टू रिवॉर्ड योर मार्क्स। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बायोमैकेनिक्स हमारी फील्ड के लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़े बायोमैकेनिक्स? उसका बेहतर पहला जो आंसर है उसका ये है कि हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस जो कि आपकी बॉडी मूवमेंट को इफेक्ट कर रही हैं उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी फोर्सेस ये मूवमेंट करवाती हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आप अपनी स्पोर्ट्स की टेक्निक को, अपने इक्विपमेंट को, अपनी सेफ्टी को एनहांस कर सकेंगे। इंडिविजुअल मूवमेंट स्किल्स बेहतर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होगी तभी आप उसको उसके लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे उसके अंदर। Individuals will benefit from learning biomechanics because it will help in determining the cause of injury. आपको ये पता लग जाएगा कि जो इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज फॉर एग्जांपल जो होती हैं उसकी वजह क्या है। स्पोर्ट्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल की बात करें तो एसीएल इंजरीज बहुत कॉमन है। आपके फुटबॉल अगर आप देखते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं एसीएल पीसीएल इंजरी हुई और उसके बाद फॉर द लाइफ टाइम वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो कि उस एसीएल की, मतलब कि मैं भी हेल्दी हूँ आप भी हेल्दी हैं, अभी हमारा स्कैन हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है, हम दोनों स्पोर्ट्स में जाते हैं। आपका एसीएल कल को इंजर हो जाता है लेकिन मेरा नहीं होता, तो बात यहाँ पे आ जाएगी भाई वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपका एसीएल इंजर हुआ लेकिन मेरा नहीं हुआ, हालांकि हमारे सारी मैकेनिक्स ठीक थी। अगर हम बायोमैकेनिक्स को स्टडी करेंगे डिटेल में तो हमें इन चीजों के आंसर्स मिलेंगे। जब हमें ये पता लग जाएगा कि किस वजह से इंजरी हुई है तो फिर हम उसको प्रिवेंट भी कर सकेंगे। ठीक है, और इंजरी होने के बाद हम उसकी, जब आप डायग्नोसिस बन जाता है ना कि ये मसला हुआ क्या है, उसके बाद आप उसका इलाज भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और क्या करेंगे, आप अपनी फिटनेस को बेहतर कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को एज मैक्सिमम एज पॉसिबल बेहतर कर पाएंगे। What questions or problems are studied by the biomechanist? अब बायोमैकेनिस्ट एक वो फील्ड है जो कि बायोमैकेनिक्स फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करता है। हम बायोमैकेनिस्ट नहीं बनेंगे, हम फिजिकल थेरेपिस्ट बनेंगे। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट नहीं हैं और आप सिर्फ इस सब्जेक्ट के अंदर एक्सटेंसिव मेडिसिन के अंदर जाते हैं और बायोमैकेनिक्स को सिर्फ स्टडी करते हैं तो फिर आप बायोमैकेनिस्ट कहलाएंगे। ठीक है, there are differences between physical therapist and biomechanics. एक physical therapist जो है वो बायोमैकेनिस्ट भी बन सकता है, वो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट भी बन सकता है और वो और भी बड़ा कुछ बन सकता है। उसके बहुत सारी फील्ड्स आगे, स्पोर्ट्स थेरेपी है, कार्डियोपल्मोनरी है, आपकी जिम ट्रेनिंग्स वगैरह सब इसमें जा सकते हैं। लेकिन जो बायोमैकेनिस्ट है
वो सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड से रिलेटेड है, रिहैब नहीं कर सकता वो। When not subject to the gravitational force, अगर एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जो कि स्पेस में जाते हैं उनके ऊपर अगर आप अज्यूम करें उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो बाहर होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ी फाइंडिंग देखी गई है कि जी उनका जो बोन मास है वो कम हो जाता है, उनकी हड्डियां खोखली हो जाती है। वो बोन एट्रोफी क्यों होती है? किसी के पास आंसर है इसका? जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, एस्ट्रोनॉट्स की बोन क्यों खोखली हो जाती है? कोई भी तुक्का मार दो। मैम क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क नहीं होता। वहां पे क्या नहीं होता? फिजिकल वर्क नहीं होता? यस मैम, और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं करी होती। वो मैम चांद पे जाके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि कोई भी फोर्स उसको रेजिस्ट नहीं कर रही हो। तंजील, आपका जो माइक है ना उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आती है। आपने किसी क्वेश्चन का आंसर करना है या कोई क्वेश्चन करना है तो चैट में लिखिए, मुझे साथ साथ नजर आ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट शाय है, ही और शी डज नॉट वांट टू स्पीक इन द माइक, आप चैट में लिखिए, मुझे चैट नजर आ रही है, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ूंगी और मैं वहीं से आंसर भी करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये पूछा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगती, ये तो हमें पता है, तो उसकी वजह से उनका बोन मास क्यों कम हो जाता है, ये क्वेश्चन है। क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है, फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, इसका ज्यादा बेहतर आंसर ये है कि जब फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती ना, इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं तंजील, इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का भी ताल्लुक होता है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, डाइट तो वो ले रहे होते हैं, वो विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह वो भी सब ले रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। यहाँ पे आंसर ये है कि जो फोर्स होती है ना, जो फोर्सेस होती हैं जो आपके बोन्स पे लगती हैं, वो ड्राइविंग फोर्स होती हैं आपके बोन सेल्स के लिए। जितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर आपके बोन सेल, फॉर एग्जांपल बोन के अंदर 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट इसमें से बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, आपकी जो फोर्सेस होती हैं वो इनको रेगुलेट करती हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ज्यादा काम करते हैं। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा, वो जो ड्राइविंग फोर्स है या जो वो फैक्टर है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, बोन लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? अब जाना तो है स्पेस में, किसी ने तो जाना है, चांद पे कोई तो जाएगा, काम भी करेगा, साइंस में डिस्कवरीज भी करनी है, लेकिन इसको कैसे काउंटर एक्ट करें? इसका एक इलाज ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज रिजीम होती है स्पेस में जो कि वो परफॉर्म करते हैं जाके। क्वेश्चन ये आता है आगे, कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, नीचे वेट लिफ्ट किया हुआ है, एक वेट लिफ्टर ने, ठीक है। मुझे बताएं क्या एस्ट्रोनॉट्स वेट लिफ्टिंग करेंगे? क्या उससे फर्क पड़ेगा उनको? नो मैम, वहाँ नहीं कर सकते। नो मैम। क्यों? क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? मैम ग्रेविटी नहीं होगी तो वो वेट इतना ज्यादा उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। रेजिस्टेंस नहीं आ जब सकेगी। जी, जब ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फिर क्या करें? जब हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें, फिर हम कैसे अपने बोन मास को ठीक करें? तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट होता है, जो कि जैसे ट्रेडमिल होती है, आपने देखी होगी, उसी टाइप की ट्रेडमिल्स होती हैं जिसके ऊपर वो कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज करते हैं। तो उसकी वजह से वो जितनी भी मिनिमम एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी खासी एक्सटेंसिव होती है, लेकिन उसकी वजह से जितना भी इफेक्ट होता है वो बिल्कुल 0 से बहुत बेहतर होता है। मतलब कि आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते अर्थ के एक ट्रेनर के साथ, लेकिन अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे तो बोन मास जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा ऊपर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम ठीक है एस्ट्रोनॉट्स नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं और मैंने कोई वेट उठाया है, ठीक है, और मेरी कमर में दर्द हो जाता है, तो क्या मैं सारी जिंदगी के लिए वेट उठाना बंद कर दूं क्योंकि मेरी तो कमर में दर्द होता है? नो मैम, प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स के थ्रू करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे।
यस आप उसकी प्रॉपर टेक्निक्स डिफाइन करेंगे, कैसे उठानी है, कौन से जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट करनी है, क्या करना है, कैसे होगा, ये सारी जो चीजें है ना कि ये कैसे करना है और कौन सी मूवमेंट करेंगे तो ये इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये है बायोमैकेनिक्स की स्टडी। ठीक है। टॉडलर्स जो है जब वो चलना शुरू करते हैं तो वो गर्दन भी संभालना शुरू कर देते हैं, वो उठ के बैठना भी शुरू कर देते हैं, फिर वो खड़ा भी हो जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं? उनको तो किसी ने सिखा के नहीं भेजा, या वो तो बेचारे साइंस नहीं पढ़ते, बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ते। तो इस चीज को भी हम स्टडी करेंगे कि नेचर के अंदर ये चीजें कैसे इनकॉर्पोरेट की गई हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है बेसबॉल की। ठीक है। ये जो एक्शन है इसको पिचिंग कहते हैं। ये जो पिचिंग है जिसके अंदर शोल्डर को वो पीछे मूव करके बॉल ला के आगे की तरफ थ्रो कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, बेसिकली शोल्डर जॉइंट की इंजरीज होती हैं। ठीक है, शोल्डर और एल्बो की। तो बायोमैकेनिक्स का क्या काम है, इन चीजों को स्टडी करे और फिर बताए कि कौन सी टेक्निक अगर प्लेयर अडेप्ट करेगा तो फिर वो इस इंजरी से बच सकता है और बेहतर परफॉर्मेंस शो कर सकता है। ये सारी चीजें हम बायोमैकेनिक्स में देखेंगे। रिक्रिएशनल रनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एथलीट्स वगैरह हैं जो कि रनिंग करते हैं, वो वर्कआउट से पहले स्ट्रेच करते हैं। क्या इसकी वजह से कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? इसका आंसर ये है कि जी हाँ जी फर्क पड़ता है, लेकिन ये इतना फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ स्ट्रेचिंग करने की वजह से कोई जीत सकता है। ठीक है। और क्या एट्रीब्यूट्स हैं दरमियान में? हम एंड पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है दो डेटा का, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। आप में से कोई मुझे डिफरेंस बताएगा इसके दरमियान में? ये पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? मैम मैम जो क्वांटिटेटिव क्वालिटी होती है उसमें हमारा मतलब अमाउंट वगैरह आ जाती है, लेकिन जो क्वालिटेटिव होती है उसमें हम लोग क्वालिटी पे बात करते हैं सिर्फ। ठीक है। और कोई? कोई और मैम स्टूडेंट आंसर करे? क्वांटिटेटिव में नंबरिंग की तादाद ज्यादा होती है और क्वालिटेटिव में कम होती है। ठीक है, वेरी गुड। इसका जो अगर ह्यूमन बॉडी के साथ हम इसकी बात करें तो अगर हम कहें कि इस इंसान की हाइट कितनी है, मीटर्स में बताएंगे, हम बताएंगे इसका वेट कितना है, हम वैल्यूज में बताएंगे। ठीक है। तो वो डाटा कौन सा होगा, क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? क्वांटिटेटिव होगा। वो क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करें तो अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो हमारा एथलीट है ये ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है, ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला ज्यादा फास्ट है, इसका स्किल ज्यादा अच्छा है, तो अब ये डाटा क्वांटिटीज में डिस्क्राइब नहीं हो रहा, अब ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम, तो ये क्वालिटेटिव डाटा होगा। ठीक है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में क्या है, कोचेस जो है वो हेविली रिलाई करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मतलब कि हमें ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस एथलीट का वेट कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या ये एथलीट टीम में बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर ज्यादा रिलाई किया जाता है और उसी को ज्यादा बेहतर इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है। ये लेक्चर था आप लोगों का आज का, जिसमें सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। आई होप आप लोगों को समझ आया। बेटा आप लोगों को मुझे बताएं कोई चीज जो इसमें से नहीं समझ आई, क्वेश्चन करें, मैं उसका आंसर देती हूँ। अगर समझ आइए तो भी मुझे बताएं कि आपको टॉपिक समझ आया या नहीं आया। ठीक है। मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम जो आपने ये एस्ट्रोनॉमर वाली बात बताई थी कि ऑस्टियोब्लास्ट होती है, वो एक बार दोबारा बता दें। मैं बता देती हूँ बेटा। इसमें ये बात होती है सिर्फ कि जो फोर्स होती है ना, चाहे वो फोर्स कोई भी हो, ग्रेविटी की फोर्स हो या वो मसल की तरफ से एक्टिंग फोर्स, मतलब कि मसल ने पुल किया है तो बोन के ऊपर फोर्स लग रही है, किसी किस्म की जो फोर्स होती है वो जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट है उसको प्रोमोट करती है, मतलब कि बोन फॉर्मिंग की तरफ लेके जाती है जितनी। इसीलिए जो जंपिंग वगैरह रिकमेंड की जाती है ताकि हड्डियां मजबूत हो। वो क्यों मजबूत होती हैं हड्डियां? क्योंकि ऑस्टियोब्लास्ट की फॉर्मेशन बड़ी स्ट्रांग होती है उसके अंदर। तो जब वो ग्रेविटी एलिमिनेट होती है और वो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में चले जाते हैं, वेट नहीं लगता, ना बॉडी वेट है ना ग्रेविटी है, तो वो जो ड्राइविंग फोर्स है ना ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर वो खत्म हो जाती है। जब नई बोन नहीं बनेगी तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बोन को खाना शुरू कर देते हैं। तो बोन्स जो है वो अंदर से खोखली हो जाती हैं या एम्प्टी हो जाती हैं या पोरोसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। इसीलिए इसको काउंटर करने के लिए
एक्सरसाइजेस की जाती हैं, ताकि एटलीस्ट मसल का जो पुल है बोन के ऊपर, उसकी वजह से ही फायदा हमें हो तो हो, कुछ तो फायदा हो। ठीक है, ओके मैम। सही है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज आप लोगों से पूछनी थी कि मैं लेक्चर्स रीड नहीं करती। नॉर्मली प्रैक्टिस मेरी क्या है, मैं प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स को रीड नहीं करती, मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी, और अगर स्लाइड में कोई मुश्किल वर्ड होगा मैं उसको समझा दूंगी। टॉपिक हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दैट और नॉट? यस मैम, कंफर्टेबल मैम। ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे स्लाइड रीड करनी चाहिए और आप स्लाइड रीडिंग ही करनी है, तो भी आप मुझे बताएं, मैं वो भी कर लिया करूंगी साथ, लेकिन रोजे के साथ पॉसिबल नहीं है। नहीं मैम, ठीक है, चलो। आमना बेटा, आपने भी एस्ट्रोनॉट्स वाली बात पूछी थी, मैंने अभी बिस्मा को आंसर किया है। आई होप आपका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। यस मैम, हो गया क्लियर। चले, ठीक है। लेक्चर हमारा एंड हो गया। ठीक है, आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये सारा कुछ एलएमएस पे जाएगा। आप लोग एलएमएस पे एनरोल्ड हैं? आपने बायोमैकेनिक्स का लेक्चर को देखा है? जी मैम। यस मैम। मैं उसके ऊपर डालूंगी आपकी प्रेजेंटेशन जो है, पीपीटी भी उसके ऊपर डालूंगी मैं। ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे डाल के उसका लिंक भी एलएमएस पे शेयर करूंगी, वो भी आपने वहीं से देखना है। काउंसलिंग आवर्स, आपकी कोर्स आउटलाइन, सब कुछ एलएमएस के ऊपर होगा। मैं ईमेल्स पे आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन हमारी जो लेक्चर्स के थ्रू है वो एलएमएस पे होगी। ठीक है, तो ओके लेक्चर्स के लिए अगर एलएमएस का कोई जेन्युइन इशू है और आप उसमें नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन बाकी सब जो लोग एनरोल्ड हैं, एग्जाम भी आपका एलएमएस पे ही हुआ करेगा, तो एलएमएस को थोड़ा सा अपने एक्टिवेट करें, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, देखिए आपको यूज करना आता है या नहीं करना आता है। और अगर उसका कोई इशू है तो मुझे टाइमली बताएं, ताकि हम उसको भी रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, चलें लेक्चर एंड करें फिर। चलें, एक्सक्यूज मी मैम। ओके जी बेटा। मैम, आपके पास ये बायोमैकेनिक्स 1 की बुक पीडीएफ फॉर्म में होगी तो आप काइंडली वो भी सेंड कर दें। ठीक है, मैं वो भी एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। इसकी दो बुक्स हैं, एक जे हॉल है, सूजन जे हॉल, और दूसरी है नॉर्डन। जो जे हॉल है स्टार्ट वाले लेक्चर्स में हम जे हॉल पढ़ेंगे, दरमियान में भी आती जाएगी, फिर नॉर्डन आएगी। मैं दोनों के लिंक जो है वो ड्राइव में मेरे पास है, मैं दोनों के लिंक जो है वो एलएमएस पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है जी, अवैस बोले। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मेल में भी ऐड कर दे मेरी आईडी। मैंने आज जो लेक्चर का लिंक भेजा है वो आपको नहीं रिसीव हुआ? नो मैम। हालांकि मैंने तो पोर्टल से भेजा था, मैं देखती हूँ आपकी आप मेरे पास एनरोल्ड हैं ये नहीं है। अगर आप एनरोल, कितने बजे, कब एनरोल किया आपने? मैम तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। फिर तो आने चाहिए थे, मैंने तो आज फ्रेश लिस्टें निकाली थी। आप पोर्टल पे, आपके पोर्टल पे बायोमैकेनिक्स आ रहा है? जी मैम। चले मैं चेक कर लेती हूँ, अगर आप नहीं है तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। या वेलकम। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। मैं बता दें थोड़ा सा किसका बता दूं? असेसमेंट प्लान। असेसमेंट प्लान, ठीक है। असेसमेंट प्लान मैं बना के अपलोड करती हूँ एलएमएस पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जनरली बता देती हूँ। फाइनल एग्जाम आपका सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि एलएमएस पे लिया जाएगा। आई होप आप लोगों ने इससे पहले सब्जेक्ट्स में दिया हुआ हो। उसके अलावा आपका वाइवा होगा। जो फाइनल एग्जाम है सिनेरियो बेस्ड, वो 40% उसकी वेटेज होगी। वाइवा होगा फाइनल, एक वो फाइनल एग्जाम के करीब नहीं होगा, उससे पहले हो जाएगा, और उसमें सारे लेक्चर्स भी इंक्लूडेड नहीं होंगे, लेकिन मेजोरिटी होंगे, और उसकी 20% वेटेज होगी। ये दो बड़ी असेसमेंट्स हैं जो होंगी। इसके बाद जो बड़ी असेसमेंट है वो प्रेजेंटेशन होगी। आप लोगों को वीडियो प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी। मैं आप लोगों को टॉपिक्स डिवाइड करूंगी, हर स्टूडेंट का इंडिविजुअल एक टॉपिक होगा। वो उस टॉपिक को, जैसे जूम पे मैं लेक्चर देती हूँ, आप इसी तरह जूम पे रिकॉर्डिंग करके, या जो भी आपका मीन्स है, आपने वो लेक्चर एक्सप्लेन करना है, वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है, उसकी पावर पॉइंट भी बनानी लाजमी है, और उसकी वीडियो प्रेजेंटेशन बनेगी, वो आप लोग मुझे सेंड करेंगे। मैं आप लोगों को टाइम लिमिट वगैरह सारी उसकी डिटेल्स बता दूंगी। थर्ड बड़ी असेसमेंट वो होगी। उसके बाद आपका मिड टर्म होगा। मिड टर्म आपका एलएमएस पे ही होगा। वो अभी हम देखेंगे कि वो एमसीक्यू बेस्ड लेना है या वो शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं। आई होप एमसीक्यू बेस्ड ही हो, ताकि हम छोटा सा रख के उसको खत्म कर लें। उसके अलावा आपका एक क्विज होगा, ठीक है, और क्लास पार्टिसिपेशन भी होगी। तो ये 3-4 चीजें होंगी। क्लास पार्टिसिपेशन 5% की होती है, क्विज 5 का नहीं तो 10% का हो जाएगा। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो 20% तक होगी, और इसके अलावा आपका मिड टर्म है जो
अगर आपकी क्लास पार्टिसिपेशन 5% की होगी और क्विज 5 का, तो 10 यहाँ पे हो गए, ठीक है। और इस 10 के बाद 20% डालेंगे तो प्रेजेंटेशन का 30% हो गया, बाकी 10% आपका मिड टर्म होगा। ये 40% के आपके सेशनल्स हो गए। उसके बाद 20% का आपका वाइवा होगा, ये 60% हो गए। और एंड पे जो 40% है उसका फाइनल रिटन एग्जाम होगा, जो कि सिनेरियो बेस्ड होगा, ठीक है। मैं ये चीजें टाइप करके डॉक्यूमेंट की फॉर्म में LMS पे भी डाल दूंगी आजकल में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम टाइम स्लॉट आपने क्या बताया था स्टार्ट में, वो आवाज नहीं आ रही बेटा थी तब। टाइम स्लॉट मैंने बताया नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि आप लोगों का कौन सा फ्री है, तो मैं अभी आप लोगों को गूगल फॉर्म का एक लिंक भेजती हूँ, आप सब लोग उसको फिल कर दें, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास फ्री एक स्लॉट निकाल के फिर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी ओके मैम, अगर मैं आपको कोई थैंक यू। ईमेल नहीं करती, अगर मैं आपको कोई ईमेल नहीं करती टाइम स्लॉट चेंज होने की, तो फिर जो एग्जिस्टिंग टाइम स्लॉट है इसी टाइम पे लेक्चर होगा, ठीक है, 5th स्लॉट में, ओके ठीक मैम। है। चले लेक्चर एंड करते हैं फिर। जी जी। मैम मैंने बस ये कहना था कि फॉर एग्जांपल कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसमें बुक का रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, और 2 बुक्स आपने बताई हैं, तो आप काइंडली जब भी कोई आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा कि बेटा आपने इस बुक से रीड करना है इस टॉपिक को लास्ट में। बेटा बुक से तो सारा ही सब सिलेबस पढ़ना होता है, मैं हर लेक्चर आपने बुक से लाजमी पढ़ना है, पेपर तो सारा इकट्ठे से आता है, मैं स्लाइड्स में से एग्जाम तो नहीं बनाऊंगी ना, ओके ठीक है। जो जो टॉपिक्स होंगे आपने वो टॉपिक्स बुक में से पढ़ने हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कॉन्सेप्चुअल पेपर ही बनाया जाए, जो चीज मैंने पढ़ाई है और जिस तरीके से पढ़ाई है एग्जाम भी वैसे ही होगा, लेकिन बुक रीडिंग आप लोगों ने दोनों रिकमेंडेड बुक्स जो हैं वो रीड करनी है, टॉपिक्स आपने वहां से पढ़ने हैं। ओके चलो ठीक है, मैं लेक्चर एंड करती हूँ बस। फाइनल एग्जाम रिमशा, आपने पूछा है कि फाइनल एग्जाम कैंपस में होगा, बेटा इस चीज की गारंटी मैं नहीं दे सकती, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, एग्जामिनेशन वाले जो बताएंगे ये वो होगा, ठीक है। अभी तक हमें ऑनलाइन का पता है। चले मैम बुक जो है वो PDF में है या फिर परचेज करनी पड़ेगी? मेरे पास PDF में है, मैं आपको PDF में भेज देती हूँ, अगर आप लोग PDF से नहीं रीड कर सकते तो फिर आप लोग परचेज कर लें अपना खुद ही। ओके मैम, PDF भेज दीजिएगा। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह